जब हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? चुनाव, वोट देना, है ना? लेकिन लोकतंत्र सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है सत्ता की साझेदारी, जिसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा भारी शब्द लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है कि पावर किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि बटी हुई हो। आज हम इसी कमाल के आइडिया को दो देशों की बहुत दिलचस्प कहानियों से समझने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले दो देशों की कहानी देखेंगे, फिर जानेंगे कि उन्होंने कौन से अलग अलग रास्ते चुने और उनका अंजाम क्या हुआ। इसके बाद हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर पावर को शेयर करना इतना ज़रूरी क्यों है, और आखिर में देखेंगे कि इसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही छोटे देश हैं और दोनों के सामने एक जैसी ही मुश्किल थी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को साथ लेकर चलना। लेकिन उन्होंने इस मुश्किल से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब समस्या एक जैसी है तो ऐसा कैसे हुआ कि एक देश में तो शांति बनी रही और दूसरा देश सिविल वॉर में फंस गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इन दोनों देशों के सफर को करीब से देखते हैं। चलिए पहले बेल्जियम की कहानी को समझते हैं। यहाँ का मामला थोड़ा पेचीदा है। देश की कुल आबादी में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो हिसाब से तो डच बोलने वाले मेजॉरिटी में हुए, लेकिन असली ट्विस्ट आता है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। अब नजर डालते हैं श्रीलंका पर। यहाँ की स्थिति बेल्जियम के मुकाबले काफी सीधी और साफ है। यहाँ 74% आबादी सिंहली भाषा बोलती है, मतलब उनकी एकदम क्लियर मेजॉरिटी है। और तमिल बोलने वाले वो सिर्फ 18% है। अब ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही श्रीलंका की कहानी की जड़ बना। तो जैसा हमने देखा, दोनों ही देशों में भाषाएं विविधता थी, लेकिन इस सिचुएशन को संभालने के लिए दोनों ने जो रास्ते चुने वो एकदम ऑपोजिट थे। एक ने बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अपनाया, तो दूसरे ने समायोजन यानी अकोमोडेशन का। अच्छा, पहले इस शब्द को समझते हैं, बहुसंख्यकवाद। ये वो सोच है जो श्रीलंका ने अपनाई। इसका सीधा सा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो कम्युनिटी संख्या में ज्यादा है वो अपनी मर्जी से देश चलाएगी, और जो माइनॉरिटी है उनकी जरूरतों और इच्छाओं की कोई परवाह नहीं की जाएगी। अब जरा देखिए कि दोनों देशों के फैसलों में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ श्रीलंका ने 1956 में एक कानून पास किया और सिंगली को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन तक हर जगह सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। दूसरी तरफ बेल्जियम ने क्या किया? उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने संविधान में कई बार बदलाव किए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री बराबर हों, और तो और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी खूब सारी पावर दी। जाहिर सी बात है, जब रास्ते इतने अलग थे तो मंजिलें भी अलग ही होनी थीं। अब देखते हैं कि इन फैसलों का दोनों देशों पर क्या असर पड़ा। एक तरफ संघर्ष था तो दूसरी तरफ एकता। श्रीलंका ने जो रास्ता चुना वो उसे एक बहुत ही दुखद मोड़ पर ले आया, गृह युद्ध यानी सिविल वॉर। ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जब देश के अंदर ही अलग अलग ग्रुप आपस में इस हद तक लड़ने लगते हैं कि वो एक जंग का रूप ले लेता है। तो नतीजा बिल्कुल हमारे सामने है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की पॉलिसी की वजह से तमिल लोगों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो पराया महसूस करने लगे। इससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खई इतनी गहरी हो गई कि देश कई सालों तक एक भयानक गृह युद्ध में जलता रहा। और बेल्जियम, वहां पावर शेयरिंग के समझदारी भरे मॉडल ने देश को टूटने से बचा लिया, और वहां आज भी शांति और एकता कायम है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सत्ता की साझेदारी एक समझदारी भरा फैसला है। पर सवाल यह है कि यह जरूरी क्यों है? इसके पीछे दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक है समझदारी भरा कारण, जिसे हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, और दूसरा है नैतिक कारण यानी मॉरल रीजन। ये समझदारी भरा या प्रूडेंशियल कारण आखिर है क्या? देखिए, ये एकदम प्रैक्टिकल सोच है। ये कहता है कि पावर शेयरिंग इसलिए करो क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है और नुकसान कम। ये झगड़े टालने और बेहतर नतीजे पाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो पावर शेयरिंग के प्रैक्टिकल फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला, ये समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच टकराव की गुंजाइश कम कर देता है। दूसरा, इससे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहता है, मतलब सरकारें आसानी से गिरती नहीं।
और सबसे जरूरी, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को तानाशाही करने से रोकता है, जिससे देश की एकता बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेल्जियम में हुआ। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो है नैतिक यानी मॉरल रीजन। ये तर्क कहता है कि पावर शेयरिंग सिर्फ फायदे नुकसान देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यही सही है। सच तो यह है कि पावर शेयरिंग ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। असली डेमोक्रेसी वही होती है जहां हर इंसान की आवाज को सुना जाए और उसे महसूस हो कि इस देश को चलाने में उसकी भी भागीदारी है। तो अब हम ये तो समझ गए कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो आइए अब ये देखते हैं कि आज के दौर के लोकतंत्रों में इसे असल में किया कैसे जाता है, इसके आम तरीके क्या हैं। पावर शेयरिंग के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। इसे ऐसे समझिए कि सरकार के 3 हिस्से हैं: विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका जो इंसाफ करती है। पावर इन तीनों में बराबर बटी होती है ताकि कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बंटवारा। ये एक सीढ़ी की तरह है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें और फिर पंचायत या नगर पालिका जैसी स्थानीय सरकारें। तीसरा तरीका है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को बांटना, जैसा बेल्जियम ने अपनी सामुदायिक सरकार बनाकर किया। और चौथा तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग, जैसे जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार यानी कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं। तो कुल मिला के सत्ता की साझेदारी का सार यही है। एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जहां समाज में रहने वाले हर ग्रुप और हर तरह के विचार को सम्मान मिले और हर किसी की आवाज को अहमियत दी जाए। तो ये सब समझने के बाद आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या देश में शांति बनाए रखने के लिए बेल्जियम की तरह एक ऐसा सिस्टम बनाना बेहतर है जहां हर कम्युनिटी का हिस्सा पहले से तय हो, या फिर एक नॉर्मल चुनाव का तरीका बेहतर है जिसमें यह खतरा हमेशा बना रहता है कि कोई एक ग्रुप सारी की सारी पावर जीत सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।